अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूं फरजाना अली। नाजरीन, अगर आप अपनी टीवी स्क्रीन देखें और फिर उसके साथ साथ अगर अपने इर्द गिर्द का मौसम देखें तो आपको एक डिफरेंट किस्म की चीज़ जो है वो नज़र आएगी। हम देख रहे हैं कि जो पूरे मुल्क का मौसम है उसमें इस वक्त खुनकी बढ़ रही है और ख़ास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं और खैबर पख्तूनख्वा या शुमाली इलाका जात या इस तरफ अगर हम देखें तो आहिस्ता आहिस्ता सर्दी का मौसम आना शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में सियासत का मौसम देखें तो उसमें गर्मी में इजाफा होता जा रहा है। ख़ुसूसन अपोजिशन की APC के बाद जो सूरत हाल बनी उसमें आए रोज़ आने वाले बयानात बहुत अजीब सा एक माहौल जो है वो पाकिस्तान में बना रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर हम वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब की बात करें तो हर रोज़ एक नया चुटकुला जो है वो हमारे सामने होता है जिस पर अपोजिशन की तरफ से बयान आता है और ख़ुसूसन जो मुस्लिम लीग नून है उसकी सिचुएशन हमें बहुत इस वक्त कंट्रोल नज़र आ रही है कि पहले सब कुछ कह दिया, अब क्या कहें और क्या ना कहें। दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल मुस्लिम लीग नून पर गोलाबारी कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल देखें तो बिलावल साहब ने भी बहुत ही एक जम के प्रेस कॉन्फ्रेंस की APC के बाद भी, और फिर तीसरी अहम शख्सियत जो सबसे अहम इस वक्त बनी हुई है वो है मौलाना फजल रहमान साहब की। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक होने के हवाले से अगर हम देखें तो मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक मंझे हुए सियासतदान समझे जाते हैं और आज भी जब वो गुफ्तगू करते हैं तो उनके सामने वाला जरूर अपना बयान बदलने पर मजबूर हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि शेख रशीद साहब भी कल कुछ और कह रहे थे और आज कुछ और कहते नजर आते हैं। तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब पहले दिन से यानी कि 2018 के इलेक्शन के बाद से आज तक अपने मौक़िफ़ पर कायम है और उसमें जरा भर भी फर्क नहीं आया। अगरचे उनका एक अहम साथी जो है मूसा खान, उसके हवाले से अगर हम देखें तो नैब ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उनको नैब की अदालत में भी पेश कर दिया गया, रिमांड पर है। बहरहाल ओवरऑल ये एक सिचुएशन है। लेकिन इस सारी सियासी सूरत हाल के साथ साथ अगर हम देखें तो माशरती सतह पर भी हमें एक बिगाड़ नजर आता है। ख़ुसूसन पूरे पाकिस्तान में अगर ख़वातीन के हवाले से और बच्चों के हवाले से जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है वो भी काबिल गौर भी है और कादर भी। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से बहुत अहम बयानात सामने आ रहे हैं और वो परेशान है कि इस वक्त माशरा किस सूरत हाल से गुजर रहा है और वो चाह रहे हैं जो कल्प्रिट्स हैं बच्चों के और खवातीन के उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन बहरहाल बहुत सारे ऐसे बैनुल अक़वामी मुआहदात हैं जिन के चूंकि हम सिग्नेटरी हैं इसलिए बहुत सारे मामलात हम ऐसे नहीं कर सकते जो एक आम आदमी की ख्वाहिश है। ये है हमारे आज के मौज़ूआत, यही दो, यानी कि एक सियासत और दूसरी माशरत। और मेरे साथ जो पैनल में मौजूद हैं मेरे बहुत ही बाइज़्ज़त ब्यूरो चीफ्स तारिक चौधरी साहब इस्लामाबाद से, सलीम शेख साहब लाहौर से, रफत सईद साहब कराची से और क्वेटा से मुजीब अहमद साहब। आप चारों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और सलीम शेख साहब, आपसे आज मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है उसके बाद नून लीग के अंदर की सूरत हाल तब्दीली की तरफ जाती दिखाई दे रही है, आप वहां लाहौर में बैठकर क्या देखते हैं कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? जी फरजाना साहिबा, मैं आपको बताऊं कि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है वो डे फर्स्ट से एक ही बयानिया है, वोट को इज्जत दो। और उनका जो वोट को इज्जत दो का मामला है वो सीधा सीधा जो है अदारों से टकराव वाला मामला है। और उन्होंने जो गुज़िश्ता दिनों APC में तकरीर की है वो भी जो है अदारों से टकराव के हवाले से ही सारी बात की है। लेकिन उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब ने आज से 2 रोज कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसमें उन्होंने हदफ़े तनकीद जो बनाया है वो नैब को बनाया है और हुकूमत पाकिस्तान यानी इमरान खान को हदफ़े तनकीद बनाया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी वो, बल्कि एक खिताब था और जैसे ही उनका खिताब खत्म हुआ वो उठकर चले गए, किसी रिपोर्टर का उन्होंने सवाल नहीं लिया। हालांकि उस वक्त सूरत हाल ये बनती थी कि
मुस्लिम लीग नून समेत तमाम अपोजिशन की जो पार्टियां उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की थी और उस वक्त ये तमाम सूरत हाल बहुत ज्यादा गर्म थी कि लोग जो है वो आर्मी चीफ से मिली हैं और मरियम नवाज शरीफ जो है वो इस सिलसिले में अपना बयान भी दे चुकी थी कि मुझे नहीं मालूम कि डिनर हुआ है या नहीं हुआ और साथ उनका ये भी कहना था कि सियासतदानों को अगर अस्करी क़यादत से मिलना है तो फिर अस्करी क़यादत जो है सियासतदानों को मिलने के लिए आए, ना कि जो सियासतदान है वो अस्करी क़यादत की तरफ मिलने जाए। लेकिन क्योंकि ये हम माजी से देखते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया कुछ और है, नवाज और शहबाज शरीफ का बयानिया कुछ और है। आज भी जो है शहबाज शरीफ ने जो है कुछ सीनियर एंकर पर्सन से मुलाकात की है और उस मुलाकात में भी जो है वो बड़े मुतमिन अंदाज में थे और उनका साथ ये भी कहना था कि हमें जो है किसी इदारे से टकराव नहीं करना चाहिए। ताहम वो इस बात पर मुतफिक है जो कि नवाज शरीफ का भी ये कहना है कि इस हुकूमत को अब बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। यानी कि दो बयानिए हैं नवाज शरीफ के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नहीं चलना और साथ साथ इस हुकूमत को भी नहीं रहने देना। लेकिन जो शहबाज शरीफ है उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो कोई ऐसी बात नहीं की कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। ताहम ये जरूर कहा है कि इस हुकूमत को बिल्कुल नहीं रहने दिया जाना चाहिए। मैं आपको ये बताऊं कि आज जो मुलाकात हुई है सीनियर एंकर्स के साथ, उस मुलाकात में जो तासर लिया गया है, आम तासर तो यही है कि उनका जो केस चल रहा है आमदन से जायद लसासों पे उनकी जो जमानत कबल अज गिरफ्तारी के हवाले से वो जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं, जुमे को भी पेश, जुमेरात को पेश हुए हैं और अब फिर उन्होंने पीर वाले दिन दोबारा पेश होना है। आम लोगों का यही तासुर है कि वो शायद जल्द या बदेर जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन आज जो उनकी मुलाकात हुई है सीनियर एंकर पर्सन से, उनमें उसमें शहबाज शरीफ साहब ने एक लफ्ज बोला है। उनका ये कहना है कि मैं वैसे हर काम में जल्दी करता हूं लेकिन गिरफ्तारी में मुझे कोई जल्दी नहीं है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि उनको किसी ऐसे कॉर्नर की तरफ से जो है वो आगाह कर दिया गया हो या फिर उनका केस इतना मजबूत वो समझते हो कि इस केस में उनको जमानत मिलनी है, उनको गिरफ्तारी नहीं होनी। अब ये जो है मैं इस पर कोई किसी किस्म की अदालत के हवाले से कमेंट नहीं कर रहा कि ये अदालत का अख्तियार है। बिल्कुल मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि अदालत का अख्तियार है जी। तो पीर को हमको एक बड़ी डेवलपमेंट मैं ये बता रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं जी। जो शहबाज शरीफ साहब ने आज सीनियर एंकर्स के साथ मुलाकात की है उसमें जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि वो समझते हैं कि उनका केस शायद इतना मजबूत है कि पीर को उनकी जमानत जिस तरह पहले कंटिन्यू चलती आ रही है इसी तरह कंटिन्यू हो। लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जुमेरात के रोज जब उनकी जमानत में तोसी हुई थी पीर वाले दिन तक के लिए, तो जमानत के बाद जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह जब वापस आ रहे थे तो उसमें हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, बल्कि कैमरे पर मुलाकात हुई थी और कैमरे पर हमने उनसे सवालात भी किए थे। तो उन्होंने जो है अदलिया को भी हदफे तनकीद बनाने की कोशिश की थी। उनका ये कहना था कि माजी में जो है अदलिया ने बहुत अच्छे फैसले भी किए हैं, दबाव से आजाद होकर फैसले भी किए हैं, इसकी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अदलिया ने ऐसे फैसले भी किए हैं जिससे ये तासुर मिलता है कि अदलिया ने दबाव में आकर फैसले किए हैं। अब कहने का मकसद ये है कि अगर जमानत मिल जाती है जी जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि चॉइस साहब को भी अपनी गुफ्तगू में शामिल करें। तारिक साहब, ये जो वफाकी एक तरफ मतलब आप सलीम की बातें सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे लग रहा था कि शायद मामला ऐसा नहीं है कि पीर को कुछ होने वाला है। लेकिन अगर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब की अगर एक बयान जो आज सामने आया है कि नवाज शरीफ साहब के साथ डील नहीं थी बल्कि उन्हें डील की चाहत थी और जब डील नहीं हुई तो सारे फट पड़े। अब इनको समझ नहीं आ रही कि वो अपने आप को इस गर्दाब से कैसे निकालें। एक तरफ वफाकी वजीर ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ सलीम शेख कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो ऐसी थी कि वो मुतमईन थे। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? देखिए, अगर तो आप बात कर रहे हैं डील की और उसका पस मंजर अगर मियां नवाज शरीफ साहब के एक साल पहले लंदन जाना है और फिर एक साल बाद अचानक उनकी
का जो मुतहर्रिक होना है, तो जिस तरीके से नवाज शरीफ ने बात की है, जिस लहजे में बात की है और जो उनका कंटेंट है गुफ्तगू का, उससे तो नहीं लगता है कि नवाज शरीफ जो है 1 साल पहले किसी डील के तहत गए थे। अगर डील के तहत गए होते तो फिर यकीनी तौर पर वो खामोशी इख्तियार करते, क्योंकि आपको तो याद होगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा पॉलिटिकल वर्कर नहीं था, कोई ऐसा मीडिया पर्सन नहीं था जो बाकायदा ताने नहीं देता था नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को कि वो खामोश क्यों है, यानी उनकी खामोशी को किसी डील से तशबीह दी जाती थी। लेकिन अब आप देखें कि गुज़श्ता 1 हफ्ते से, यानी आपको याद होगा एग्जैक्टली पिछले इतवार को एपीसी हुई थी और एपीसी के निकाह से पहले ही नवाज शरीफ ने जो आज के ज़माने के मुख्तलिफ जो ट्रोल्स हैं सोशल मीडिया के, उनके अंदर एक्टिव हो गए थे। 1 हफ्ता पहले उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया। अब वो ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है ये बहस अलग है, लेकिन बहरहाल वो नवाज शरीफ के नाम से चलता है। और अभी उन्होंने गुज़श्ता 1 हफ्ते में 3 ट्वीट किए, तीनों जो है वो मीडिया की जिम्मेदारी भी बने हैं और उस पर बहस मुबासा भी हो रहा है और वो बाकायदा उनको जो आजकल लाखों की तादाद में फॉलोअर उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब भी अब एक्टिव हो चुके हैं, मरियम नवाज साहबा भी जो है जिस तरह 1 साल खामोश रही, अब अचानक उन्होंने 2-3 जलसे भी कर दिए, छोटी छोटी अपीयरेंस भी की, कोर्ट में भी पेश हुई और दोनों दफा जब वो कोर्ट में पेश हुई तो दोनों दफा उन्होंने बाराकूम में अच्छा खासा इस्तेमाल भी किया। और इससे पहले जब वो नैब में पेश हुई तो नैब में जो तमाशा लगा नैब के दफ्तर के बाहर, वो दुनिया भर की खबरों की जिम्मत बना। तो मुस्लिम लीग नून की वो लीडरशिप जिसका रवैया हार्ड लाइन पर मबनी है, तो वो तो अब एक्टिव है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में उनकी एक्टिविटी कितनी बढ़ती है और कितनी उसमें किस हद तक इजाफा होता है। इस देखिए हमारे यहाँ 5 साल होता है टेन्योर किसी हुकूमत का, और 5 साल में से जो मौजूदा हुकूमत है 2 साल पूरे कर चुकी है, तकरीबन 2 साल 2 महीने। तो इसका मतलब ये है कि 40-28% अपना टेन्योर मुकम्मल कर चुके हैं और ऑलमोस्ट कुछ महीनों के बाद मिड जो है उनकी हुकूमत का आ जाएगा। तो अब 2 साल में जो परफॉर्मेंस हुकूमत ने दिखाई है, जो नहीं दिखाई है, उस पर सारी पाकिस्तान में बहस हो रही है। ज़ाहिर है अपोजिशन समझती है कि एक ऐसा मुनासिब मौका है तो हुकूमत पर उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर या अवामी मसाइल के हल करने या न सकने की बुनियाद पर उस पर जो है दबाव बनाया जा सकता है। अब एक तरफ अंदरूनी सियासत है, दूसरी तरफ अगर आप देखें कि चैलेंज क्या है हमारे सामने, आपके मसाइल में हमारे मसाइल में एक विड्रॉल जो है उसकी बातें हो रही हैं अफगानिस्तान में। वो पाकिस्तान के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा पॉलिसी इशू रहा है, नेशनल सिक्योरिटी इशू रहा है, उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट होती है। अभी चंद दिन बाद जी अब्दुल्ला जो है वो आ रहे हैं पाकिस्तान शायद 28 या 29 को और यहाँ मीटिंग्स करेंगे। इसके अलावा हमने बहुत अच्छी कानून साजी की है, मौसर कानून साजी की है, लेकिन उस कानून साजी का उस वक्त असर होगा जब अगले चंद दिनों में, चंद महीने 1.5 महीने बाद जब सेटअप का इजलास होगा पेरिस में, उसमें हमें उससे किस तरह टैकल करना है ये बहुत एक हमारे सामने है। इकोनॉमी इटसेल्फ बहुत बड़ा इशू है। इकोनॉमी जो है उसको किस तरह से IMF की हमने शायद अक्टूबर के एंड में हमें उसकी एक जांच भी देनी है, उससे किस तरह निपटना है। ये सारे इशूज हैं जो पाकिस्तान के सामने हैं। अमेरिकन इंतखाबात होने वाले हैं सिर्फ 1-1.5 महीने बाद, उसके बाद वहाँ कौन सी लीडरशिप आती है, उससे कैसे निपटा जाता है, पाकिस्तान के जो है वो किस तरह से उसको रिव्यू कर रही है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैसे होगी, ये वो सारी चीजें हैं जिनके साथ साथ अपोजिशन समझती है कि ये ऐसे मौके होते हैं हमेशा। फिर हमारे यहाँ सेनेट के इंतखाबात आने वाले हैं सिर्फ 3-4 माह के बाद। हमारे यहाँ जब भी सेनेट के इंतखाबात आने वाले हों उससे पहले सियासी टर्मोइल पैदा होते हैं। तो ये वो सारे अवामल हैं जिनको ध्यान रखें। तो अपोजिशन की तरफ से जो दबाव की पॉलिसी है वो समझ आती है, अपोजिशन समझती है कि अगर उसकी 3 बड़ी जमातें यानी JUI, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून जो है किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं तो वो ये समझते हैं और ये बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं कि वो अगर वाकई में इकट्ठे हो जाएं तो वो हुकूमत पर मुझसे दबाव डाल सकते हैं। रफत को थोड़ा सा लेते हैं क्योंकि आपने बात की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। रफत, पंजाब की सियासत में तो बड़ा उबाल है, सिंध में क्या सूरत हाल है? क्योंकि हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब का जो लहजा था उसमें भी बहुत मैसेजेस थे, ख़ुसूसन लास्ट जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस हवाले से अगर बात करें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ लोग जो हैं वो बोलते आ रहे हैं और बोलते हैं, उनसे भी पता चलता है कि ये जो चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे कि मामलात जो है वो ऐसे हैं कि अब अपोजिशन समझती है कि बस अब वक्त आ गया है कि बात कर लेनी चाहिए। आप सिंध में बैठे हैं, आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन को, और खासतौर पर ऐसे वक्त में जबकि गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन है वो भी सर पे हैं?
देखिए, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को मुतादिद बार कोशिश किया गया, किसी भी तरीके से आपने वक्तन फ़वक्तन खबरें सुनी होंगी, बहुत जोर लगाया वफाक ने, मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से भी ये कोशिश की गई, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं हुई है तहरीक इंसाफ को। और उसके बाद ही आप देखें पीपल्स पार्टी का रवैया भी खासा एग्रेसिव है, वो कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। गो के एक सूबे की बात भी हुई, MQM ने भी अपना एक जलसा किया, उन्होंने भी ये बात की, आपने देखा कि सिंधी कौम परस्तों की तरफ से या पूरे सिंध की तरफ से एक ऐसा मैसेज आया कि जिसमें सूबे की खाली एक बात ही की गई थी, तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी एक तूफान बर्पा हो गया और एक अलग बहस का आगाज हो गया। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, मुकम्मल तौर से वो महाजाराई होती है या बराह रास्त मुकाबला जिस तरीके से भी होता है वो रेजिस्ट करने के लिए तैयार है। मैं एक और थोड़ी मुख्तलिफ बात करूंगा। देखिए, तारिक चौधरी ने और सलीम शेख ने पूरी बहुत सियासत की बात की, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, क्या पाकिस्तानी अवाम ने जो वोट दिए हैं इन सियासी जमातों को, क्या इस काम के लिए दिए हैं कि शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, नैब ने पकड़ लिया, साबिक वजीर आजम ने ट्विटर अकाउंट बनाकर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को उसके खिलाफ बातें करना शुरू कर दी, तहरीक इंसाफ इन पे हमले शुरू कर दिए, एक दूसरे से नबरदाजमा नजर आते हैं। इनको क्या ये मालूम है कि इन्हें लोगों ने वोट क्यों दिए थे, लोगों ने किस वजह से मुंतखब किया था? लोगों ने एक होप देखी थी तहरीक इंसाफ की सूरत में, उन्हें वोट दिया था कि शायद वाकई तब्दीली आएगी, कोई नया वाकई नया पाकिस्तान बनेगा। हर वक्त लड़ाई है, हर वक्त तंज है, हर वक्त एक दूसरे से नबरदाजमा है, जिसमें एक आम आदमी के मसाइल बुरी तरह से सफर कर रहे हैं। सूबा सिंध खास तौर से बेपनाह सफर कर रहा है, पंजाब और दीगर सूबों का अहवाल यकीनन इन लोगों ने बताया जो सूरत हाल है, क्योंकि वहां तहरीक इंसाफ की हुकूमतें दो सूबों में, तीसरे में इत्तेहादी है, सिर्फ यहां पर यह सूरत हाल है। कराची के लोगों ने बड़ी उम्मीद लगाई थी वजीर आज़म इमरान खान से, लेकिन इमरान खान डिलीवर करने में नाकाम नजर आए। आप ये देखेंगे वो कराची आए और उन्होंने आने के बाद एक इजलास मुनक्किद किया, 1100 अरब रुपए के मंसूबे की बात है। आज भी देख रहे हैं आप, इस शहर का हशर देखें कि क्या हो रहा है, लोग दर बदर फिर रहे हैं, बिजली उनके पास नहीं है, गैस उनके पास नहीं है, रोजगार से वो महरूम हो रहे हैं, लोगों के मसाइल ही कुछ और हैं, लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है कि नैब में क्या हो रहा है। वो नवाज शरीफ लंदन चले गए हैं, इमरान खान जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारे मसलों की तरफ आओ, हमने वोट इसलिए नहीं दिए थे। खुदारा इस लड़ाई को छोड़े, इस आप तवज्जो दें यहाँ के हकीकी अवामी मसाइल पर, जो हमेशा कहता चला आ रहा हूं, जो कोई सियासी जमात उस पर तवज्जो नहीं दे रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये एक इशू है पाकिस्तान में, लेकिन मसला ये है कि सियासतदान सियासत नहीं करेंगे तो फिर वो करेंगे क्या। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी तवज्जो ज्यादा जो है इस सियासी लड़ाइयों की तरफ है। एक बात कहूंगा मैं, कीमतों की में इजाफा हो गया। यहाँ पेशावर में अगर आप देखें तो चीनी 115 रुपए किलो बिक रही है, तो लोग तो, बल्कि कल मैं देख रही थी कि एक शख्स ने कहा कि हम जब कहवा खानों में, आपको पता होगा कि पेशावर के कहवा खाने बहुत मशहूर है, कहवा पीने जाते हैं तो दुकानदार पूछता है हमसे कि आपको चीनी वाला कहवा चाहिए या बगैर चीनी के चाहिए। अगर चीनी वाला चाहिए तो उसकी इतनी कीमत है और बगैर चीनी के इतनी। तो अब कहवा पीने की तो हमें आदत है, तो हम बगैर चीनी का पी लेते हैं क्योंकि दूसरे वाला हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल है। मुजीब को थोड़ा सा गुफ्तगू में शामिल करते हैं। मुजीब भाई, ये जो एक सूरत हाल चल रही है, पंजाब में खींचातानी, सिंध और मरकज में खींचातानी, आपके क्वेटा के बलोचिस्तान की क्या सूरत हाल है सियासी तौर पर, मैं पूछ रही हूँ। और खास तौर पर ये जो वजीर आला जाम कमाल साहब की तरफ से चीजें आ रही हैं कि उनके अपने इत्तेहादी उनसे नाराज है, ये इस नाराजगियों के पीछे यहाँ क्या किस्सा है आपके यहाँ? बलोचिस्तान में हमेशा ही मखलूत हुकूमत रही है और इत्तेहादी उस वक्त राजी रहते हैं जब उनके तमाम मुतालबात तस्लीम होते रहे। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान जब से आए हैं तब से उनकी अपनी अंदर पार्टी में और उनके इत्तेहादी, उनके मुतालबात मुसलसल होते हैं कि उनको मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ दी जाएं, उनके मुतालबात माने जाएं, उनके काम किए जाएं। वो जब नहीं हो पाते तो नाराजगियां होती हैं और उसके बाद ये खबरें निकलने लगती हैं कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी। उनकी पार्टी के अंदर ही पहले सबसे अलम बगावत बुलंद किया था साबिक वजीर आला और मौजूदा स्पीकर कुद्दूस बिजंजो ने,
जिन्होंने 1-2 दफा कोशिश की लेकिन फिर राजीनामा हो गया, फिर वो 6 महीने बाद नाराज हो जाते हैं, फिर उनको मना लिया जाता है। अब भी उनकी जो पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसमें भी एक नाराज ग्रुप मौजूद है जिसमें 10 से 12 अरकान मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ मकामात पर इसका इजहार भी करते हैं। लेकिन कुछ वजूहात हैं, कुछ बासर लोगों की मुदाखलत है कि वो अब तक वो कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन जो उनके इत्यादी हैं वो भी खुश नहीं है, चाहे वो PTI हो या वो ANP हो या दीगर जो हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी है वो हो, तो तमाम लोग मुतमईन नजर नहीं आते और वजीर आला की कारकर्दगी पे भी सवाल उठाए जाते हैं। मुख्तलिफ वजीरों में जो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में थे उन्होंने इसका इजहार किया कि हुकूमत को अब व्हाट्सएप ग्रुप और ट्विटर से निकलकर अमली इकदाम करने चाहिए और उन वजीरों को फिर उन व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला भी गया, बाद में राजीनामा भी हुआ। लेकिन ये मामलात यहाँ भी चल रहे हैं और जो मरकज की सूरत हाल है, जो APC हुई, उसका रिजल्ट भी हमने देखना शुरू कर दिया है कि उस हवाले से आज पहला तकरीर महमूद खान अचकजई जो पश्तूनख्वा मैप के चेयरमैन हैं, उन्होंने आज कोयटा में किया। आज PFUJ के कायदीन कोयटा में थे, उनको जोराना उन्होंने दिया था और उसमें उन्होंने एक तवील तकरीर की जिसमें उन्होंने जमहूरियत की बात की, इदारों के आईनी किरदार के हवाले से बात की और वो बातें दोहराई जो APC में की गई थी और काफी सख्त और ठोस मौक़िफ़ अपनाया है। उनका कहना था कि पश्तून हो या बलोच हो, हमने पाकिस्तान के खिलाफ कभी नारा नहीं लगाया, पाकिस्तान के खिलाफ कभी बात नहीं की, हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। ये एक फेडरेशन है और फेडरेशन वफाक की चारों सूबों को जोड़ता है। इसका आइन अगर इस पे अमल दरामद हो तो कौमों को हकूक भी मिलेंगे, उनके मसाइल भी हल होंगे। आइन पे बात की गई, ये अगर देखें तो ये डेवलपमेंट है पहली। इसके बाद अब आइंदा कुछ रोज में JUI भी एक्टिवेट हो जाएगी और इसके साथ फिर नेशनल पार्टी और BNP मेंगल वगैरह भी काफी एक्टिवेट होंगे और वो जो APC का एलामिया उसको आगे बढ़ाया जाएगा, फिर आगे बढ़ाया जाएगा। मुझीब आप भी और आप चारों मेरे साथ रहिए, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और आपने जैसे कहा कि जमहूरियत की बात कर रहे हैं, सारे जमहूरियत की बात तो सियासतदान करते हैं लेकिन फिर मसलहतें उनके आड़े आ जाती हैं और फिर जो कुछ होता है वो हम पिछले 3-4 रोज से मुसलसल अपनी TV स्क्रीनों पर देख रहे हैं। ट्विटर पर एक तूफान मचा हुआ है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या बयानात दे रहा है, तो जिससे लगता यही है कि वो जो एक सही हम बात करते हैं एक जमहूरी मुल्क होने की या जमहूरियत की, उस पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस वक्त पूरा उतर रहा है कि वो उसके लिए बात करे। बहरहाल यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही हसास मसले पर बात करेंगे और वो है हमारे माशरे में होने वाले ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ ज़्यादती के वाक़यात। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की सियासत की और अब माशरे में होने वाले उस जुर्म की बात करते हैं कि जिसका निशाना मुसलसल ख़वातीन और बच्चे बन रहे हैं। सलीम शेख साहब, आपसे ही शुरू करूंगी। ये जो मोटरवे वाला वाक़या हुआ उसका कोई अब ठोस नतीजे पर हम पहुंचे हैं? वो जो मेन मुलजिम था आबिद, उसका कुछ पता चला, कोई किस्सा आगे बढ़ा, क्या चीज़ जो है वो सामने आई है या बस वो उस पे भी बस मट्टी डाल दी गई? आमतौर पर जैसे होता है कि मीडिया की नज़र किसी और तरफ चली गई तो बड़े बड़े इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो पस मंज़र में चले जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं इसको इस तरह कहूँगा कि जो पंजाब पुलिस है या लाहौर पुलिस है वो इस पर लंबी तान कर सो गई है। अब उसने देखा है कि हमने तमाम कोशिशें हरबे कर लिए हैं, अब जो है वो किसी तरह गिरफ्तार होने पर नहीं आ रहा। हालांकि पुलिस ने जो है उसके तमाम अजीज़ों कारब रिश्तेदार जितने भी मिलने वाले जिनका कॉल डेटा उनसे मैच हुआ था सबके घरों पर छापे मारे, सबकी गिरफ्तारियां की, लेकिन अब जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हालांकि इस केस में सबसे पहले जो फोरेंसिक एविडेंस आई थी, DNA जिसका मैच हुआ था वो आबिद ही था और आबिद के हवाले से फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने पुलिस को
आगाह कर दिया था कि ये मुल्ज़म जो है इसकी मौके पर मौजूदगी साबित पाई गई है। ये तो एक अलग बात है कि वकारुल हसन नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि ये शफकत भी मुल्ज़म हो सकता है। जब शफकत को गिरफ्तार किया गया और उसके DNA मैच किए गए तो शफकत के बारे में मालूम हुआ कि वाकई ये शख्स जो है वहां पर मौजूद था और उसने अपने बयान में जो है इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि वो ज्यादती के केस में शामिल था। सलीम साहब, चूंकि टाइम मुख्तसर है तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये आबिद की गिरफ्तारी में मेन रुकावट क्या है, ये क्या मसला क्या है? कोई बचा रहा है इसको या क्या किस्सा है? बचा कोई नहीं रहा। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि आबिद को कोई बचा रहा है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि पुलिस के पास इतनी जदीद साइंसी तहकीक नहीं है, तफ्तीश नहीं है कि वो आबिद जैसे मुल्ज़िम को गिरफ्तार करे। खुद ये किसी हवाले से किसी न किसी पॉइंट पर अगर पुलिस के हाथों पकड़ा गया तो फिर पुलिस की खुशकिस्मती होगी, वगरना मैं समझता हूँ कि अगर वो इसी तरह फरार रहा और उसने कहा कि मेरे अगर किसी अजीजों अकारब को पकड़ा भी है तो मैं क्या करूं, मैं पुलिस के हाथ में नहीं जाना, तो पुलिस अगले 20 साल भी जो है ना आबिद को गिरफ्तार नहीं कर सकती। वैसे जॉय साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊं और सलीम शेख की बात को आगे बढ़ाऊं कि पुलिस के पास ऐसी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का तरीका नहीं है, 73 साल बाद भी हम इस बातें कर रहे हैं और पुलिस की वैसे बातें सुने तो वो ब्लेम कर देते हैं पहले ही बयान पर खातून को कि आप 12 बजे घर से क्यों निकली। आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन हम देखें तो इस्लामाबाद से भी इस तरह की चीजें सामने आ रही है, पूरे पाकिस्तान भर से, आपको क्या लगता है कि ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी कमजोर क्यों पड़ जाती है जब खवातीन और बच्चों के इन्वेस्टिगेशन का मामला आता है? तो देखिए, ये तो बड़ा एक अंदोनाक वाक़या है और शर्मनाक भी है और कोई ऐसा फिक्रा मैं नहीं बोलना चाहता जिससे कोई मजाक का पहलू निकलता हो, लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस हो या पंजाब की या किसी और सूबे की, इतनी नाहल पुलिस है, इतनी नॉन प्रोफेशनल पुलिस है। आज भी जो पुराने जमाने के रवायती हरबे हैं कि खानदान के लोगों को उठा लिया और इस तरह के दबाव के हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, इसके अलावा तो उनको कुछ आता नहीं है। इस्लामाबाद में क्राइम का रेट जो है वो माजी की बनिस्बत कई 100 गुना बढ़ गया है। कार स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, दिन दहाड़े रोबरी, ATM से पैसे छीन लेना, रात चलते लोगों को हरासा करना, ये तो रोजमर्रा का मामूल है। अब आप देखें कि कितनी सुबकी हुई पंजाब पुलिस की जब IG साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इस बात पे कि हम मुल्ज़िम तक पहुंच गए हैं, ये बताने के लिए कि हम मुल्ज़िम तक पहुंच गए हैं, गिरफ्तार नहीं किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर दी। और फिर जिस तरह के ये बहाने कर रहे हैं कि जो मुल्ज़िम के घर गए तो मुल्ज़िम खेतों में फरार हो गया, इस सलीम साहब ने अपने रिपोर्टर को भेजा था और उस लड़के का, उस मुजरिम का जो घर दिखाया गया, आपने भी देखा होगा, मुझे बताएं उसके गिर्द कौन से खेत हैं जहाँ वो छुप गया होगा? खुला मैदान था, वो आराम से भाग गया। और ये भी रिपोर्टें हैं कि वो ननकाना साहब से और शेखुपुरा से 2-3 दफा पुलिस के और उसके दरमियान में सिर्फ 2 या 3 मिनट का फासला था या फर्क था, और फिर निकल गया वो। अभी तक वो ऐसे है जैसे कोई जमीन उसको निकल गई हो। तो कुछ तरीकाकार नहीं। देखें, ये सलीम साहब बैठे हैं लाहौर में, एक मिनट से लूंगा, एक SP होता था लाहौर में किसी जमाने में, अब इतनी भरमार है SSP की, ASPs की, DSPs की, इतना अमला है, इतनी गाड़ियां हैं, इतने हथियार हैं, सब कुछ है, बातों की हद तक है, बहुत, लेकिन काम नहीं है। बिल्कुल, परफॉर्मेंस के कुछ नहीं है। रफत, आप बताइए कि जैसे चौधरी साहब कह रहे थे कि पंजाब की पुलिस हो या पूरे पाकिस्तान की पुलिस हो, हमारी मिसाली पुलिस को छोड़ के, तो आपको क्या अच्छा, हमारी मिसाली पुलिस की भी यही सूरत हाल है कि दीर में वो जो 12 साल बच्ची की हलाकत हुई थी, आज तक उसका मुअम्मा हल नहीं हो सका। कम उम्री की शादी थी और बच्ची मर गई, बहरहाल उसका मुअम्मा आज तक हल नहीं हो सका। तो रफत, आप क्या समझते हैं कि ये आपकी मिसाली पुलिस है या नहीं है? आपके यहाँ भी तो इस किस्म के वाकयात बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बच्चों के रेप, खवातीन के रेप, बच्चों पर तशद्दुद। क्या कर रही है आपकी पुलिस, क्या कर रही है? देखिए फरजाना, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि इस किस्म के वाकयात जो हैं वो माशरे के मुंह पर तमाचा हैं
और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपने देखा कि लाहौर के वाकये के बाद पे दर पे वाकयात हुए हैं, सिंध में भी हुए, कराची में भी हुए, लाहौर में भी खबरें आई। मतलब एक माइंड सेट है कि आपने उस वाकये से सबक हासिल करते या खौफ में मुब्तला होते। खौफ तो कहीं नहीं आया। एक मासूम बच्ची मरवा का मामला है, लेकिन कराची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, 2 से 3 दिन लगे। और मैं फिर यही कहूंगा कि KPK की बड़ी मिसाली पुलिस थी, इस्लामाबाद की बहुत मिसाली पुलिस है, पंजाब पुलिस का कोई जवाब नहीं है। लेकिन इसकी निस्बत मैं कहूंगा कि क्राइम रेट यहां पर बहुत ज्यादा है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ डिटेक्शन भी होती है, गिरफ्तारी भी होती है और उसके करीब भी पहुंच जाते हैं। और अभी हालिया एक वाकया खातून का हुआ, कोई भी खातून हो, चाहे कोई भी मामला हो वो, लेकिन पुलिस उस मामले में बिल्कुल करीब पहुंची है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कुछ नहीं बताया, लेकिन ये पता है कि 1 से 2 दिन में वो सारे लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। और माजी में भी सिंध पुलिस की कम से कम ये कारकर्दगी रही है। आपको बेहतर लगी है। चूंकि टाइम बिल्कुल खत्म है, मुजीब आखिर पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक सर्वे का रिजल्ट भी आया है कि अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें और बलूचिस्तान की या ओवरऑल पाकिस्तान की, तो बच्चियों के साथ ज्यादती के केसों की निस्बत बच्चों के साथ ज्यादती के केस से ज्यादा सामने आए हैं। आपके यहाँ सूरत हाल क्या है? फरजाना, इंतहाई तशवीशनाक बात है ये, और ये सर्वे काफी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि आए रोज इस तरह के वाकयात सामने आते हैं, लेकिन वो वाकयात जो पुलिस में रिपोर्ट होते हैं और मीडिया उसको कवर करने लगता है, वो तो हाईलाइट हो जाते हैं और वो मामलात कुछ आगे बढ़ भी जाते हैं, लेकिन अक्सर केस रिपोर्ट नहीं होते और जो रिपोर्ट होते हैं दूर दराज के इलाकों में वो दबा दिए जाते हैं, इसलिए वो मीडिया तक पहुंचते नहीं, हाईलाइट नहीं होते, पता नहीं चलता। लेकिन ये वाकयात बतदरीज बढ़ रहे हैं। खवातीन के साथ ज्यादती के वाकयात बलूचिस्तान में बहुत कम है, इस तरह के वाकयात कम देखे गए, लेकिन बच्चों से ज्यादती के वाकयात तो इस कदर ज्यादा हो गए हैं कि कोयटा में भी अगर आप एवरेज निकालें तो महीने में 8 से 10 ये वाकयात जरूर होते हैं। उसमें कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं होते, जो रिपोर्ट हो जाए वो हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन इस मामलात को देखने के लिए पुलिस को और हुकूमत को ठोस इकदाम करने होंगे। यहाँ पर ये देखा गया है कि इस मामले को इतना ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। जब तक ये मीडिया में ये मामला हाईलाइट नहीं होंगे, शायद हुकूमत को भी ख्याल नहीं आएगा इस बात। ठीक, ख्याल नहीं। मीडिया तो हाईलाइट करते करते थक गया है। 22 साल हो गए मेरे इस जर्नलिज्म में और मेरा फोकस हमेशा ह्यूमन राइट, बच्चे और खवातीन रहे हैं। लेकिन सूरत हाल जूं की तूं है। सियासत को देखें या फिर माशरे को देखें, आखिर पाकिस्तान के अवाम जाएं तो जाएं कहाँ? ये सवाल छोड़ के जा रही हूँ। पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और आपने अपनी राय दी। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।